हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवलज एकेडमी। आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री। बेसिकली मैं हिस्ट्री आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो साइंस है, ये माइक्रोबायोलॉजी की जो साइंस है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई और कौन कौन से रिसर्चर्स, कौन कौन से साइंटिस्ट जो है इस साइंस को इतना एडवांस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हमें इसका इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री मतलब इसकी पढ़नी है। तो पहला नाम जो आता है वो है रोमन फिलोसोफर ल्यूक्रिशियस, जिनका लाइफ स्पेन मैंने यहाँ लिखा है 98 टू 55 BC। बेसिकली इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लिविंग क्रिएचर रिस्पॉन्सिबल हैं जो दिख नहीं रहे हैं। वो प्रेजेंट तो है बट हमें विजिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो विजिबल नहीं हो रहा है नेकेड आई से, वो एक्चुअल में कितना छोटा होना चाहिए, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कितना छोटा होना चाहिए? लेस देन 1 mm डायामीटर, इतना छोटा होना चाहिए। तो ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। तो वही चीज ल्यूक्रिशियस ने कहा था कि लिविंग क्रिएचर तो है बट इनविजिबल है, दिख नहीं रहे हैं। इनको देखने के लिए कोई स्पेशल तरीके का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिसे बाद में डेवलप किया गया 16th सेंचुरी में, जिसे हमने माइक्रोस्कोप कहा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेस देन 1 mm डायामीटर से होंगे तो हमें दिखेंगे नहीं। बाद में आए इटालियन फिजिशियन डारोलामो फ्रिकास्टोरो, जिनका लाइफ स्पैन है 1478 से 1553। इन्होंने ल्यूक्रिशियस के काफी टाइम बाद आकर यही जो स्टेटमेंट है इसको दोबारा से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और इन्होंने ये चीज बताई कि ये लिविंग क्रिएचर ही है जो ये इन्फेक्शियस डिजीज कर रहे हैं। बट साइंस क्योंकि इतना एडवांस नहीं हुआ था और उस टाइम पे सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था, तो लोगों का मानना था ये जो डिजीज है ये इविल स्पिरिट की वजह से या फिर फाउल ओडर की वजह से हो रही है। गंदी हवा कह लो या पानी कह लो, उसकी वजह से हो रही है। इसके पीछे जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो तब तक लाइमलाइट में नहीं आया था जब तक 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे गैरोलामो फ्रिकास्टोरो को भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उन्होंने जो बात कही वो इतनी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। देन क्योंकि साइंस में डिस्कवरीज चल रही थी, तो 13th सेंचुरी में यूरोप में एक जो है एडवांस एक वो हुआ कि स्पेक्टिकल्स बन गए। यानी कि जो ग्लास की जो एबिलिटी होती है कि किस तरह से वो मैग्नीफाई कर सकता है, उसको यूज करके यूरोप में 13th सेंचुरी में स्पेक्टिकल्स बना दिए गए। अब जब स्पेक्टिकल्स आ गए तो लोगों को पता लगा कि हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेक्टिकल्स है वो दूर का या पास का जो वो होता है, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है उसको यूज करके हम दूर या पास का देख सकते हैं। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप बनाया गया। माइक्रोस्कोप बनाया गया 16th सेंचुरी में। बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक रिसर्चेस थी या ऑब्जर्वेशन थी, ये 16th सेंचुरी के बाद से ही हुई है स्टार्ट। उससे पहले लोग आइडियाज देते थे, बताते थे, क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तो वो किसी भी तरीके का जो एक्चुअल मतलब जो फैक्ट है मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे। उनके पास जरिया नहीं था कि वो किस तरह से लोगों को दिखा सके कि जिस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। बट जब 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया, इन्वेंट हो गया, उसके बाद एक्चुअल में डिस्कवरी शुरू हुई। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है वो उसका क्रेडिट जाता है फ्रांसिस्को स्टिलिटी को, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 1577 से 1652 का लाइफ स्पेन है। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो है गैलीलियो से लिया था। गैलीलियो से लेके उन्होंने जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की थी, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी बीज पर और वीवल्स पे।
ये एक तरह के इंसेक्ट्स हैं, इनको इन्होंने ऑब्जर्व किया और एक्चुअल में पहले फोटोग्राफ्स और ये सब नहीं क्लिक होते थे, तो उन्हें अपने हाथों से स्केच बनाना पड़ता था। तो इन्होंने इनके स्केचेस बनाए, वो स्केचेस जो है लोगों तक पहुंचे, तब धीरे धीरे बिलीव होना शुरू हुआ कि इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर हम किसी चीज को मैग्नीफाई करके, इवन जो बीज है वो हमें विजिबल है नेकेड आई से, बट उनको और डिटेल में स्टडी करना, हर तरह से उसके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देखना, वो सब इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया था। हालांकि उस टाइम पर भी क्या हुआ कि जो स्केचेस बनते थे ना, क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्केचेस बन रहे हैं, तो लोग फिर भी ना बिलीव नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये कुछ मतलब लोगों की इमेजिनेशन है, मतलब एक्चुअल में ये नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी इमेजिनेशन है। तो लोग उसको फेक बोल देते थे कि नहीं ये ऐसा, मतलब शायद ऐसा नहीं है। तो जो बीज एंड वेबल्स है ये उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। देन एक्चुअल जो एडवांसमेंट आई साइंस के वर्ल्ड में, वो आई रॉबर्ट हुक ने जब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्लांट के सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, प्लांट के सेल को डिस्कवर किया। बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि तब तक ना इतना एडवांसमेंट हो चुका था, या ये कह लीजिए कि इतनी क्यूरियोसिटी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के हाथ में आप मैग्नीफाइंग ग्लास दे देते हैं, तो वो हर चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करना शुरू कर देता है। कुछ कुछ ऐसा ही उस टाइम हुआ जब माइक्रोस्कोप नए नए आए मार्केट में। तो सबने क्या किया, उस टेक्निक को यूज करके ना अपने खुद के माइक्रोस्कोप बनाने शुरू कर दिए। तो ऐसा ही कुछ ना इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने, अब देखिए ये 1652 में इनकी डेथ हुई है, बट रॉबर्ट हुक का जन्म जो है 1635 में हुआ है एंड 1703 में इनकी डेथ हुई है। और इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की है वो 1665 के बाद की है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, प्लांट का सेल उन्होंने डिस्कवर किया। प्लांट का सेल कहां से किया, वुडन कॉर्क, एक ग्लास की बोतल पे लगने वाला कैप या कवर जो कि वुड का बना हुआ है, उसके उन्होंने बहुत थिन स्लाइसेस किए और उस थिन स्लाइसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को देखा और कहा कि भाई ये तो ना कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, रूम्स होते हैं, उसकी तरह लग रहा है। तो उन्होंने इनको नाम दिया सेल। हालांकि जो वुडन कॉर्क था वो बना हुआ प्लांट का था, किसी ट्री की ट्रंक से छोटा सा कॉर्क बनाया गया होगा, बट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो कट चुका है, वो अपने जो सॉइल से हट चुका है, तो उसका जो लिविंग जो कंटेंट है, यानी कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म है, वो डेड हो चुका है या वो सूख चुका है। तो ये इस टाइम पे लिविंग सेल तो है, बट ये डेड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल का लिविंग कंटेंट होता है, यानी कि किससे मिलके बना होता है, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस से। अब जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली सेल का लिक्विड है और इसी के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। मैंने पहले भी बताया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो प्लांट का जो सेल है उसका जो डीएनए है वो बेसिकली प्लांट के सेल को ही बनाएगा। उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो प्लांट के सेल को आगे कैसे बनाता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होगी डीएनए के अंदर। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये लिविंग जो कंटेंट है सेल का, यानी कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बेसिकली इसके अंदर फ्लोट करते हैं और जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो भी इसी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, तो इसलिए हम इसे डेड सेल कंसिडर करेंगे। बट क्योंकि
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दिख रहा था तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसका स्केच बनाया और उसका स्केच जो है बना के उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए और उन्होंने उन सारी डिस्कवरीज को एक माइक्रोग्राफिया नाम का उनका पेपर पब्लिश हुआ, या फिर आप कहिए उनके जो बुक थी वो माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने उसको पब्लिश किया और वो माइक्रोग्राफिया जो है वो काफी फेमस हुई। तो रॉबर्ट हुक तो उस टाइम पे 1665 के बाद से काफी फेमस हो गए। तो उनको ना उस टाइम पे क्या होता था, एक सोसाइटी थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये बहुत बड़ी साइंस की एकेडमी थी जहां पर जितने भी नए नए साइंटिस्ट या रिसर्चर्स होते थे उनको सपोर्ट किया जाता था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे ये इस रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेवरेट हो गए। आगे चल के हालांकि रॉबर्ट हुक क्यूरेटर भी बने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के, यानी कि उनके जो देख रेख करते थे वो भी रॉबर्ट हुक ने किया है। तो रॉबर्ट हुक जो है 1665 के बाद ना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेवरेट थे। तो रॉबर्ट हुक जो भी कोई नए साइंटिस्ट आते थे या कोई नए रिसर्चर्स होते थे जिनके पेपर पब्लिश होते थे तो उनके सब चीजें जो है रॉबर्ट हुक देखते थे। तो क्या हुआ उसके बाद जब 1665 में ये चीज हो गई कि प्लांट का सेल डिस्कवर हो गया है, जो चीजें नहीं दिख रही थी, जो विजिबल नहीं हो रही थी, माइक्रोस्कोपिक नेचर की थी, वो लाइमलाइट में आ गई और उसके थ्रू जो है आगे और जितने भी रिसर्चर्स थे वो एक्टिव हो गए, उन्होंने और भी ज्यादा डिस्कवरी करनी शुरू की। तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, वो है एंटोन वॉन लीवनहुक, जिनका टाइम पीरियड जो है 1632 से 1723 में। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो एक्चुअल 1673 में की थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल। इनका जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली ये मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे और ये जो है गारमेंट्स के बिजनेस में थे और ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, इनको इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, ये डच के नेटिव थे तो उन्हें वहीं की लैंग्वेज आती थी डच की। तो इनके पास ना बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो इन्होंने जो डिस्कवरीज की उसको रिकॉग्निशन इसलिए भी नहीं मिली, बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स रहे इनके साथ कि जो इन्होंने डिस्कवरी की उसको एकदम से कंसिडर नहीं किया गया। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि साइंस ग्रेजुएट नहीं थे, इनको लैंग्वेजेस नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, तो इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था उस टाइम जब ये लेटर सेंड करते थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को। तो इन्होंने क्या किया था, हालांकि बहुत क्यूरियस माइंड था इनका, तो ये क्या करते थे ग्लासेस को जो है एक साथ जोड़ जोड़ के कुछ इस तरह के लेंसेज बनाते थे जिसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत अच्छी होती थी। तो इन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और इनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी खासियत ये थी कि वो 50 to 300 टाइम्स जो है ओरिजिनल इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। तो एंटोन वॉन लीवनहुक ने भी हालांकि 40 की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था ये साइंस की फील्ड में, तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे वो हर चीज को देखते थे, जो भी चीज उन्हें कोई मिलती थी, चाहे टूथ स्क्रैपिंग हो गई या फिर वाटर हो गया, पॉन्ड का वाटर या फिर कहीं का कुछ भी, ए टू जेड जो भी चीज इन्हें मिलती थी वो सब उसको मैग्नीफाई कर करके देखते थे। और उन्होंने इतनी सारे स्केचेस बनाए थे और इन्होंने अपनी जो ये इंफॉर्मेशन थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन तक इन्होंने ये पहुंचाने की कोशिश की थी और इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे थे। बट क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे इनका बहुत इस चीज में बहुत ड्रॉबैक रहा है कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वहां पर इनके लेटर्स को कंसिडर नहीं किया जाता था। बट जब इन्होंने इतने इतने सारे डिस्कवरीज करने शुरू कर दिए, इन्होंने प्रोटोजोआ बताया, इन्होंने बैक्टीरिया बताया, तो ये स्केचेस बनाते थे और ये क्या करते थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लेटर लिख दिया करते थे। बट वहां पे ना जब धीरे 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 इनकी चर्चा होनी शुरू हो गई तो एक दिन रॉबर्ट हुक ने इनके लेटर्स को रीड किया और इनके लेटर्स को रीड करने के बाद वो खुद इनके काम को देखने आए। अब जब इनके काम को देखने देखने के लिए आए तो वो खुद इतना शॉक्ड हुए कि एक्चुअल में इन्होंने एनिमल क्यूज जो बताए हैं वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एक्चुअल और एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन है वो एंटोन वॉन लीवनहुक ने ही की थी।
तो रॉबर्ट हुक इतने शॉक्ड हुए, उनको लगा कि ये साइंस ग्रेजुएट भी नहीं है, साइंस के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी उन्होंने एक इतनी बड़ी जो है पूरे माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो है एंटन वॉन लिबॉन-हुक ने ही कर दी है। तो एंटन वॉन लिबॉन-हुक को हालांकि रिकॉग्निशन उस वक्त नहीं मिली थी जब तक वो जिंदा थे, उनके मरने के भी 200 साल बाद कहीं जाकर उनको इस चीज की रिकॉग्निशन मिली, इनको एडमायर किया गया कि एक्चुअल में हमारे जो साइंस का फील्ड जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो काम है वो बेसिकली एंटन वॉन लिबॉन-हुक करके चले गए थे, और उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किए थे जिनको हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं। और इन्होंने ना माइक्रोस्कोप जो बनाया था वो बेसिकली तकरीबन 500 माइक्रोस्कोप बनाए थे। आज के टाइम पे 11 अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, और इन्हीं के माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट पे ही जो इन्होंने बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं ये माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे भी यूज किए जाते हैं। तो एंटन वॉन लिबॉन-हुक हमारे साइंस के फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इनको आगे चल के जो है इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। तो एंटन वॉन लिबॉन-हुक जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है, ऐसे ही रॉबर्ट हुक जो है बहुत बड़ा नाम है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। तो हम इनके बारे में तो डेफिनेटली पढ़ते हैं, बट आगे चल के जब लुइस पास्चर आए, रॉबर्ट कॉच आए, तो उन्होंने और भी ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव बातें की। उन्होंने लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन का टेक्निक बताया जो कि खुद उनके नाम से भी जाना जाता है, पास्चराइजेशन। उन्होंने एंथ्रेक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया, और रॉबर्ट कॉच जो है उन्होंने जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो एक्चुअल में ये हुआ 200 ईयर्स के बाद, जब ये लोग ये सब डिस्कवरी कर चुके थे, उसके बाद 200 ईयर्स के बाद ये सब उन्होंने बताया। अब क्योंकि जो टाइम था वो इतना मतलब एडवांस नहीं था उस वक्त तक भी, तो लोगों का मानना ये था कि जितनी भी डिजीजेस है ना वो इविल स्पिरिट की वजह से होती है, या फिर फाउल ऑर्डर की वजह से होती है। लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इसके पीछे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। 1347 में ना एक डिजीज हुई थी ब्लैक डेथ करके, जिसे प्लेग भी कहा गया। एक्चुअल में ये एक ऐसी डिजीज थी जिसने यूरोप की 75% पॉपुलेशन की डेथ इसी एक अकेली डिजीज की वजह से हुई थी, और तकरीबन 80 इयर्स तक ये बार बार रीअकर हो रही थी डिजीज। तो इसने यूरोप का जो कल्चर है, एक तरह से यूरोप का कल्चर ही चेंज कर दिया था। पर उस वक्त भी इतना ज्यादा डेथ हो रहा था कि सब ये बोल रहे थे कि इविल स्पिरिट है, कुछ ऐसा काला जादू है, या किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, या हवा में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या पानी खराब है, जो भी कोई रीजन है। बट किसी को ये नहीं पता था ये आर्थ्रोपोडल इन्फेक्शन है जो कि रेट की वजह से फैल रहा है, और तब तक इसका कोई मेडिसिन भी नहीं आया था क्योंकि रिसर्च नहीं हुई थी। तो इसका जो क्योरेटिव जो मेजर्स है वो नहीं लिए जा रहे थे। तो तकरीबन 75% जो है यूरोप की पॉपुलेशन उस टाइम पे खत्म हो गई थी। तो आप ये सोचिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने पास्ट में डिस्ट्रक्शन किया तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। तो इसका एग्जाम्पल जो है यूरोप, एक एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है फिलहाल आपको, वो है यूरोप का जो ब्लैक डेथ का जो डिजीज था वो। तो हमने यहाँ पर जो ये पढ़ा है, तो एक्चुअल में ना साइंटिस्ट, उस वक्त साइंटिस्ट का जो ग्रुप था ना, कुछ लोग इविल स्पिरिट बिलीव कर रहे थे, कुछ लोग उसको कह रहे थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई इनविजिबल क्रिएचर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि जो साइंस फ्रेटर्निटी थी वो एक चीज को बिलीव करने लग गई थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड से प्रोड्यूस हुए हैं, और ये चीज माना जा रहा था, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये माना जा रहा था
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, तो उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, और पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। एक ग्रुप जो है वो मान रहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि ए बायोजेनेसिस, कुछ मान रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मींस लाइफ से ही प्रोड्यूस होगी, किसी नॉन लिविंग मैटर से नहीं प्रोड्यूस होगी। तो इस चीज को बिलीव कर रहे थे, और उस टाइम पर अलग अलग जो ग्रुप था जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिलीव कर रहे थे, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से अपनी बातों को सही प्रूव करने में लगे हुए थे। और उस टाइम 17th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा पीक पे था, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो मैटर था वो बहुत पीक पे था। तो 17th सेंचुरी में नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, और बहुत सारा जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया गया कि नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस होता है। बट जो एक्चुअल में फैक्ट है कि लिविंग सेल जो है लिविंग से ही प्रोड्यूस हो सकता है, वो फाइनली जो है एट जीत गया। और उसके बाद जो है सेल की थ्योरी, यानी कि सेल से ही बनता है, ये बाद में ये चीज आई। और इसके पीछे जो साइंटिस्ट हैं उनके सबका मैं आपको सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी फिलहाल जो है हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की है। अभी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे हम बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ।